हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। इकोनॉमिक्स के अभी हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब हम 6 लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब कि 6ठा लेक्चर पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। 5वां लेक्चर जरूर देख लेना, जो 5th लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 6 से कनेक्टेड होगा, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है, तभी वो समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसको देख लोगे तो बेहतर समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि पंचवर्षीय योजना का विकास कैसे हुआ है, या फिर 5 ईयर पॉलिसी का विकास कैसे हुआ है भारत में। आपको पता है अभी तक हमारे भारत में 13 5 ईयर पॉलिसी आ चुकी हैं। 13वीं 5 ईयर पॉलिसी अभी तक 13 हो चुकी हैं, और वो कब से स्टार्ट हुई? 1951 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही हैं। तो 1951 से लेकर अभी तक 5 ईयर पॉलिसी जो है हम एक क्रम में देखेंगे। आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारी स्टार्टिंग में कौन देखता था 5 ईयर पॉलिसी को, फिर उसके बाद कौन देखता है, फिर उसके बाद कैसे कैसे ये वर्क हो, पूरा सिस्टम मैंने बताया। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, तृतीय में क्या हुआ, चतुर्थ में क्या हुआ, उनके बीच में क्या क्या हुआ, ये सारा डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है योजना आयोग जो बनाया था हमारा 15 मार्च 1950 को, ये सब पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया था, वो परामर्श करती थी कि देश में किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की योजना होनी चाहिए। सरकार को वो प्लानिंग करती थी, सरकार जो है उस हिसाब से देखती थी और फिर काम करती थी। तो योजना आयोग का वो सिस्टम मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। अब मैं देखता हूँ ये 5 ईयर पॉलिसी जो है काम कैसे कर रही थी, बनी कैसे थी, ये सारे सिस्टम देखेंगे। तो पहले देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। तो आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब कि पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि योजना आयोग ने जो है एक, आपको पता है ये सारा सिस्टम पिछले लेक्चर में है कि किस तरीके से हम योजना आयोग पर आके पहुंचे, और योजना आयोग ने ये काम करना स्टार्ट किया कि देश के लिए एक योजना होनी चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके। तो देश का विकास क्या होगा, पहले आप एक योजना बना लो कि हमें इस तरीके से 5 साल को देश चलाना है। तो वो योजना आयोग काम करता था, सरकार को एक परामर्श देता था कि आप जो है इन 5 साल के लिए ये आप लक्ष्य निर्धारित कर लो, इस हिसाब से काम करो और आपको क्या मिलेगी, सफलता मिल जाएगी, या फिर आपको जो गोल हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। तो पहली हमने जो है आज़ादी के बाद ये पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, उसके बाद सेकंड बनाई, उसके बाद तृतीय बनाई, फोर्थ बनाई, मतलब बनाते चले गए और उसके हिसाब से काम करते चले गए, और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली, काफ़ी बार हमें निराशा भी मिली। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी वो 1951 से 55 तक चली। 1951 से 1955 तक चली। इसमें जो एक वर्ड है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को और भूल भी जाते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको पॉइंट को ऐसे उतार लेना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन आपसे 20 बार पूछा गया होगा और कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक योजना या फिर एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उस मॉडल के आधार पर हमारी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, हैरोल्ड डोमर मॉडल। इनकी योजना क्या थी या इनका मॉडल क्या था? इनका मॉडल यह था कि देश में एक ऐसी सिस्टम पैदा किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था पैदा की जाए कि राष्ट्र की जो आय हो, या फिर राष्ट्र का जो विकास हो, या फिर राष्ट्र का इस तरीके से विकास हो कि उसमें कोई भी बाधा ना आए, कोई भी किसी तरह का इम्पेडिमेंट ना आए, और साथ में राष्ट्र का इस तरीके से विकास हो कि राष्ट्र में आपका क्या हो, एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से वृद्धि हो, बैलेंस तरीके से ग्रोथ हो। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल की यही बातें थी कि राष्ट्र को इस तरीके से बनाया जाए कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी इम्पेडिमेंट के, बहुत इजी वे में राष्ट्र का क्या हो, एक सक्सेस हो, राष्ट्र की एक आय हो, राष्ट्र में एक उत्पादन हो। तो उत्पादन को लेकर भी उन्होंने बात की कि राष्ट्रीय उत्पादन इस तरीके से हो कि उसमें किसी तरह की इम्पेडिमेंट ना आए, बाधा ना आए, और साथ में ये भी कहा कि संतुलित वृद्धि हो। संतुलित का मतलब बैलेंस वृद्धि, संतुलित का और ये मतलब कि जितने भी देशवासी हैं उनको संतुलित वृद्धि हो, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की वृद्धि ना हो जाए, कोई गरीब ना रह जाए। तो सबकी कॉमन जो है ग्रोथ होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ सबकी होनी चाहिए, बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल आपका यही कहता है, इसलिए इसको अपनाया।
और इसके जो प्राथमिक लक्ष्य था, इस क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो प्राथमिक लक्ष्य आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कृषि, एग्रीकल्चर एवं सिंचाई, इरिगेशन। कृषि एवं सिंचाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था, कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है 1947 के बाद, पहले भी हमारे देश में 1947 में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर शासन हुआ था, तो हमारे यहाँ पर किस तरह की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न में कमी आ चुकी थी। खाद्यान्न में कमी का मतलब कि आपके यहाँ पर भारत में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, भोजन नहीं था किसी तरह का, कई कृषि नहीं होती थी बहुत बड़े लेवल पर, जिससे कि लोगों की जो है निर्वाह मूलक जीवन अपना वो यापन कर सके, मृत्यु हो जाती थी भूख के कारण। तो इसलिए सबसे पहले जो आज़ाद होने के बाद 1951 में योजना बनाई, वो कृषि पर ध्यान दिया। कृषि आपको पता है, वर्षा नहीं होगी तो कुछ तो होना चाहिए ना, तो सिंचाई पर ऐसा ध्यान दिया कि जिससे कि कृषि हो, और वो किससे होगी, पानी से होगी। तो सिंचाई का ऐसा बंदोबस्त किया तो जिससे कृषि अच्छी होगी और आप जो है आत्मनिर्भर हो जाओगे किस चीज़ में, कृषि में। तो इसी कृषि को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कार्य किए, और इसी को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई को रखते हुए ध्यान में, आपका दामोदर बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये शुरुआत, ये ऐसे एक तरीके से बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट की गई। क्यों? सिंचाई के लिए। ये दामोदर का मतलब, ये दामोदर बांध बनाया गया और भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया और उससे परियोजना का नाम दिया गया, और बहुउद्देशीय परियोजना थी ये सिंचाई के लिए। जैसे कि किसी पानी के आगे बांध बना दिया, एक इम्पेडिमेंट बना दिया जिससे पानी को रोका जाए और फिर अपने सिंचाई वाले क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में उसको भेजा जाए, और इसी पानी को रोककर पानी को टरबाइन पर गिराकर इससे क्या किया जाए, बिजली भी उत्पादन की जाए। तो ये जो परियोजनाएं बनाई गई स्टार्टिंग में, ये बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय का मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, इसी से बिजली भी बन रही है और इसी से जो है सिंचाई का भी कोशिश की जा रही है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसको रोक के पानी को मोड़ा जाए। तो ये प्राथमिक लक्ष्य में आपका कृषि एवं सिंचाई। अगला जो हम पढ़ेंगे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। सामुदायिक मतलब कि समुदाय का विकास किया जाए, इसका सिंपल सा मतलब है समुदाय का विकास किया जाए। क्योंकि आपको पता है 1947 के बाद, हालांकि उससे पहले भी लगातार अंग्रेजों ने हमारी सेवा तो की है, उसके बाद भी उन्होंने जो है हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। तो 1947 के बाद गरीबी हमारे यहाँ पर सबसे ऊँची, नंबर 1, निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। तो बड़े पैमाने पर व्याप्त थी, लोग क्या करते थे, आत्महत्या करते थे, खुद से मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से देश में अनुकूल स्थिति थी, तो उसे प्रतिकूल स्थिति थी। तो उसको अनुकूल बनाने के लिए क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब पूरे समुदाय का क्या किया जाए, विकास किया जाए। समुदाय का मतलब एक तरीके से ये भी ले सकते हो, ग्रामीण का विकास किया जाए। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों के शासन के बाद 1947 तक हमारे सबसे ज़्यादा जो जर्जर हालत हुई है, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन जो ब्लो हुई है, वो सबसे ज़्यादा कंडीशन जो हमारे देश के गांव की हुई थी। क्योंकि हमारा देश की गांव की स्थिति खराब हुई, इसलिए देश खराब हो गया। क्योंकि उस टाइम पर देश कहाँ बसता था, गांव में बसता था। 75 से 76 से 80% लगभग तक पॉपुलेशन कहाँ रहती थी उस टाइम में, गाँव में रहती थी। तो गाँव जर्जर तो देश जर्जर हो चुका था। तो इसलिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब ग्रामीण को भी विकास किया जाए, समुदाय के रूप में विकास किया जाए। और ये इतनी स्थिति बेकार हो चुकी है, हर चीज़ में आप नीचे पैमाने पर हो, निर्धनता हो, गरीबी हो, हर चीज़ में आप पिछड़े हो, उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 2 अक्टूबर को, किसकी जयंती पर, गांधी जी की जयंती पर इसको स्टार्ट किया गया था, गांधी जी से प्रेरित होकर। उसके बाद जो है आपका 1953 में ये जो है इसका निकल कर आया रिजल्ट निगेटिव, राष्ट्रीय प्रसार सेवा।
इसका जो है रिजल्ट निगेटिव निकल कर आया, मतलब कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था इसका कोई इतनी खास उपलब्धि हासिल नहीं निकल पाई। तो इसको जो है रिप्लेस करके अगली जो लेकर आए राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार का मतलब ये है कि 1947 से पहले भी और बाद में भी गाँव और किसके बीच में, सरकार के बीच में संबंध बहुत कम थे। गांव में रह गए थे और सरकार जो है बहुत दूर थी। इस तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा बीच में एक असमानता आ चुकी थी, बहुत गहरी खाई आ चुकी थी, आपस में संचार बहुत कम था। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा के तहत जो है गांव को सरकार से जोड़ने की बात की गई कि गांव को सरकार से जोड़ो और गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करो। क्यों करो गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास? क्योंकि गांव में ही क्या बसता था, हमारा देश बसता था और गांव से ही हमारा देश बनता था। सब तो गाँव में रहते हैं, तो गाँव को क्या करो, गांव को ऊपर लेकर आओ। तो राष्ट्रीय प्रसार एक्सपेंशन, तो गांव को किससे जोड़ो, सरकारों से जोड़ो, या सरकार को गांव से जोड़ो आपस में। तो 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के तहत तो आपको ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्राथमिक लक्ष्य क्या था, 2 अक्टूबर को ये 1953 में, और दामोदर बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सब जो है आपकी इससे संबंधित थी। इसकी अच्छी बात ये रही कि इसमें जो है लक्ष्य रखा, कितने का लक्ष्य रखा आपका 2.1 का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई 3.5। मतलब कि इस योजना के तहत चलने से हमारे देश में ग्रोथ रेट बढ़ा। किसका? समृद्धि का ग्रोथ रेट बढ़ा। मतलब कि जो टारगेट रखा था, एक योजना होती है तो उसका एक लक्ष्य रखते हैं आप, गोल रखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो टारगेट से ज़्यादा हमें इसमें अचीव हो गया। हमने उस तरीके से काम किया। ठीक है, तो इसको जल्दी बनाओ आप। चलिए अब अगली देखते हैं हम, द्वितीय, सेकंड। ये जब हमें सफल हो गई तो हमने क्या है 5 की तो बनाई थी, अब हमने क्या कर दी 5 की और बना दी। फिर तो 55 तक तो वो चली, 56 से 60 तक ये चली। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय 5 वर्ष 5 ईयर पॉलिसी। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको क्या बोलना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पूछी जाएगी तो आपको क्या बोलना है, हैरोल्ड डोमर क्या कहता है, राष्ट्रीय उत्पादन की बात करता है और समृद्धि की बात करता है। ठीक है, समृद्धि कैसी, संतुलित समृद्धि की बात करता है। हैरोल्ड डोमर ये मत समझना कि बहुत बड़ी क्या टेक्निक मशीन है या फिर कुछ ऐसा, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि इस तरीके से विकास हो, ये सारी बातें उन्होंने बोली थी। ऐसी पीसी महालनोबिस मॉडल को मत समझ लेना कि बहुत बड़ा मॉडल है, ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, एक मतलब कि ये तो कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे, इनका जो मॉडल है ये तो बहुत व्यक्ति साधारण से थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे उस टाइम पर, और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के क्या उस टाइम में पीएम थे। तो जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो ये थोड़ा रूस, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में घूमे हुए थे। तो इन्होंने एक उनकी स्थिति को देखते हुए, रूस, अमेरिका, यूरोप की स्थिति को देखते हुए एक मॉडल यहाँ पर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, प्रारूप बना लिया, उसका ड्राफ्ट बना लिया। तो जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लगा तो उसको पेश किया, तो उसको क्या बोल दिया, पीसी महालनोबिस मॉडल बोल दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र, तो डरना नहीं है, प्रशांत चंद्र का एक मॉडल है, उनका नाम है ये, तो उन्हीं के नाम पर एक मॉडल रख दिया। इन्होंने क्या कहा, उनके मॉडल के तहत जो ये देख कर आए, इन्होंने एक बात बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्ट्री लगाओ। तो इसमें जैसे कि उस पर कृषि पे ध्यान दिया गया था, तो इसमें जो है प्राथमिक लक्ष्य उद्योग, इंडस्ट्री। मुझे एक बात बताओ, जब ये बाहर गए होंगे तो कृषि ज़्यादा देकर आए होंगे या फिर उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन देकर आएंगे? आपको पता है
शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था पश्चिमी कंट्रियों में। इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब उद्योग मशीनें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो वो जब ये देख का है तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इन्होंने जो प्रमोट किया, उद्योगों को प्रमोट किया। और इन्होंने उद्योगों को प्रमोट करने का सबसे बड़ा कारण ये बताया कि उस मॉडल में, इस मॉडल को इसलिए तो बोलते हैं, क्या बोला इन्होंने, इसलिए उद्योग को अपनाया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर देश में फैक्ट्री होंगी, अगर देश में फैक्ट्री होंगी, उद्योग होंगे, अगर देश में फैक्ट्री होंगी, उद्योग होंगे, तो क्या होगा, रोजगार होगा। जैसे मैं ही मान लेता हूं कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसमें मैं जो है काम करने लगा। इससे पहले मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, बेरोजगार हूं। अब मुझे बताओ, बेरोजगार हूं, मैं कुछ खरीद पाने की मेरी क्षमता है? नहीं है ना, कुछ नहीं खरीद पाऊंगा, बेकार होऊंगा बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे में कोई मेरे आसपास जो है कहीं फैक्ट्री खुल गई, इंडस्ट्री खुल गई, अब इंडस्ट्री खुल गई, फैक्ट्री खुल गई, उसमें तो वर्कर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो मतलब कि मैं उसमें जाके काम करने लगूंगा, वर्कर चाहिए, तो रोज़गार मिल जाएगा मुझे। अब रोज़गार मिलने के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे, कुछ 1,000, 2,000, 10,000, जैसे भी जो काम होगा, 20,000, 50,000, तो जो भी काम मिलेगा वो मुझे रोज़गार मिल गया। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या करूँगा, एक कस्टमर बन जाऊँगा, तो उपभोग करने लगूँगा, उपभोग करने लगूंगा चीज़ों का। उपभोग, तो उपभोक्ता बन गया मैं। उपभोग का मतलब पैसे आए तो अब मैं चीज़ें खरीदूंगा, तो जहां पर मैं गया तो उसके लिए मैं क्या बन गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कस्टमर। तो कस्टमर क्या करता है, उपभोग करता है। उपभोग का मतलब उसको खाना, यूज़ करना। उपभोक्ता मतलब कस्टमर। तो अब मैं कस्टमर बन गया, उपभोक्ता बन गया, उपभोग करने वाला एक तरीके से। और उसके बाद जो है इस तरीके से जो है सब चीज़ें बिक रही हैं लगातार। जब बिक रही हैं तो जिसकी सामान है, जिसने खोल रखी, उसकी भी बिक्री हो रही है। समझ रहे हो ना आप? तो इस तरीके से जो है विकास होता है। तो तीव्र विकास जो होता है इसी तरीके से होता है कि फैक्ट्री होंगी, रोजगार मिलेगा, उपभोग बढ़ेगा, चीज़ों की आवाजाही होगी। तो हर जगह जब ऐसा होगा, लोगों के पास रोजगार होगा, तो लोग चीज़ें भी खरीदेंगे। तो जिस चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, उद्योग है, समझते रहना इसको। उद्योग खुला, उद्योग में जो है रोजगार मिला, मुझे रोजगार मिलेगा, मेरे पास कुछ पैसे आए। अब पैसे आएंगे तो ही तो मैं पार्ले जी का बिस्कुट खाऊंगा। अब पार्ले जी का बिस्कुट खाऊंगा तो पार्ले जी का उद्योग तभी तो चलेगा। नहीं तो पार्ले जी के बिस्कुट अगर दुकान में रखे रहेंगे, हम जैसे लोग नहीं खरीदेंगे, तो पार्ले जी के चल जाएगा? पार्ले जी नहीं चल पाएगा, फिर पार्ले जी खत्म हो जाएगा, पार्ले जी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। समझ लो ना? अगर मैं पार्ले जी खा रहा हूँ, अगर मैं लेस खा रहा हूँ या कुरकुरे खा रहा हूँ, तो मेरे पास रोजगार है, पैसे हैं, तभी तो खा रहा हूँ। अगर रोजगार नहीं होगा तो ना कुरकुरे खाऊंगा, ना लेस खाऊंगा। जैसा आजकल खाते हैं, रोटी 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 खाऊंगा, या रोटी रोटी खाएंगे सब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार होगा तो फिर उपभोग भी करेगा, वो उपभोक्ता बनेगा, और फिर इससे तीव्र विकास होगा। पैसे होते हैं तो मैं सिनेमा भी देखूंगा, समझ लो, मूवी भी देख के आऊंगा, मैं गाड़ी भी खरीदूंगा, ठीक है, मैं शूज भी खरीदूंगा, मैं सारे अपने जो है शौक भी करूंगा। क्या होगा, रोजगार होगा। तो रोजगार कैसा होगा, कोई काम होगा, तो काम क्रिएट करो। तो काम क्रिएट कैसे करो, उद्योग लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, जो फैक्ट्री, उद्योग, रोजगार। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो इसी के तहत जो है भारत में बहुत सारे क्या लगे, उद्योग लगे। राउरकेला उड़ीसा में लगा, दुर्गापुर ये आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, मतलब भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। उद्योग पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल था, और आपका ये इसी के तहत जो है बहुत सारे उद्योग भी लग चुके थे। और इससे भी यह है, इसमें भी हमारी जो है एक उपलब्धि रही थी। इस चीज़ से लगने से हमें क्या मिला था, लाभ मिला था, प्रॉफिट मिला था। और हमने जो ग्रोथ रखी थी अचीव करने की, या फिर हमने जो टारगेट रखा था, उससे ज़्यादा हमने इसमें भी जो है ग्रोथ पाई थी। तो इसको बनाओ जल्दी। अब जो हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसको जो है हम 1961 से 1966 कर लेंगे, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना,
मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, पता चलता रहता है, नहीं तो फिर पता नहीं चलता कि क्या आप लोगों को समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। निगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। निगेटिव करोगे तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, और पॉजिटिव करोगे तो और इम्प्रूव करेंगे। क्या ये नहीं कि निगेटिव कर दो फिर कि इम्प्रूव कर लो सर और ज़्यादा। पॉजिटिव करोगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, निगेटिव करोगे तो इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसको समझते हैं। देखो, जैसे आपने प्रथम का और द्वितीय का एक मॉडल सुना है, जैसे प्रथम का सुना था हेरोडोमर और द्वितीय का सुना था आपने आपका पीसी महालनोबिस मॉडल। इसका ऐसा कोई मॉडल नहीं था, पर्टिकुलर इसका कोई ऐसा मॉडल नहीं था, मतलब कि नो मॉडल। हाँ, इस मॉडल के या इस पंचवर्षीय योजना के ऊपर मॉडलों का प्रभाव देखा गया, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने मॉडल दे रखे। देखे ये मॉडल अच्छा है, इस मॉडल को अपनाओगे तो देश विकास करेगा, इस मॉडल को अपनाओगे तो ये विकास करेगा। तो बहुत इकोनॉमिस्ट अपनी जो है पहचान बनाने के लिए मॉडल दे देते हैं कि ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है। तो हमने उसमें कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं अपनाया, कोई नाम नहीं दिया। जैसे पीसी महालनोबिस दे दिया था, हेरोडोमर दे दिया, इसमें नहीं दिया। हाँ, मॉडलों का इस पर प्रभाव देखा गया, इम्पैक्ट देखा गया, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा कोई नाम नहीं दे दिया गया। तो इसका कोई मॉडल नहीं है, सबसे बड़ी बात। सेकंड, आपका इसमें प्राथमिक लक्ष्य या मुख्य जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, मुख्य लक्ष्य जो थे इसमें, वो जो पहले था आपको पता है कृषि पर था। पहला जो था प्राथमिक, उस पर कृषि पर ध्यान दिया गया था, और द्वितीय जो था उद्योग पर दिया गया था। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, हमने इसमें कृषि पर भी ध्यान दिया है और उद्योग पर भी ध्यान दिया है। मतलब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो बनाई है, हमने दोनों पर ध्यान देने के लिए बनाई है। दोनों पर ध्यान देने के लिए बनाई है, कृषि का भी ध्यान देंगे और उद्योग का भी। और इस योजना का जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट, अगर किसी देश पर डिपेंड है, किसी देश की आयात निर्यात पर डिपेंड है, या किसी देश के करने से हमारे देश में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उस चीज़ से हमें बचाना है। हमारे देश के खुद की एक पहचान होनी चाहिए, खुद इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब खुद से निर्भर हो। और इसी के साथ ये भी उद्देश्य रखा है, स्वतः ही स्फूर्तिवान का मतलब ये है कि खुद से ही टेक ऑफ स्टेज, मतलब कि खुद ही अगली स्टेज में पहुंचे, खुद ही आगे बढ़े, खुद ही स्फूर्ति आए उसके अंदर, खुद से आगे बढ़े, वो किसी मतलब लुढ़क नहीं जाए एकदम से, खुद से स्वयं से कार्य करे, स्वयं से आगे बढ़े। तो इस तरीके के वर्ड यूज़ किए गए, आपको टफ लग रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लें, एक स्टैंड करने वाली बात कि हमारी इकोनॉमी खुद से स्टैंड करेगी, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आत्मनिर्भर। ऐसे उद्देश्य क्रिएट किए, ऐसे लक्ष्य बनाए, ऐसे गोल बनाए, किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और आपको पता है कृषि और उद्योग दोनों पर काम किया गया था। तो जैसे आपको पता था दूसरी में उद्योग पर काम किया गया, तो बहुत सारे उद्योग लगा दिए, संयंत्र लगा दिए, इस्पात, लौह उद्योग। इसमें जब उद्योग लगाया तो भारत में बोकारो में रूस की सहायता से बोकारो में क्या लगा दिया, एक इस्पात संयंत्र लगाया। इस्पात संयंत्र लगाया, मतलब कि स्टील की एक फैक्ट्री लगा दी बोकारो में, भारत में बोकारो में रूस की सहायता से स्टील फैक्ट्री लगाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे स्टील फैक्ट्री लगना कोई बड़ी कम बात नहीं थी। एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगना, मतलब कि एल्युमिनियम प्लांट लगना, लोहे का कोई प्लांट लगना, तो अच्छा माना जाता था कि हाँ देश हमारा जो है स्फूर्तिवान बन रहा है, इंडिपेंडेंट बन रहा है। तो उस टाइम पे कुछ देश मदद कर रहे थे जो इस तरह की समाजवादी विचारधारा रख रहे थे, तो रूस का हम इसमें नाम मेंशन करेंगे। इसकी कुछ और ख़ास बात जैसे ये है कि आपका UTI और IDB इस जो है 1964 में, मतलब कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में जो बीच में आ जाता है इसमें कहीं में, UTI मतलब कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन फुल फॉर्म लिखना है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, IDBI, इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ, चलो इसकी मैं फुल फॉर्म भी देख लेता हूँ, लेकिन आप इसको देख लीजिए। हाँ याद आ गई, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और UTI का मतलब यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये दो संस्थाएं आपकी 1964 में ओपन की गई।
IDBI का मतलब इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का आप मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। UTI का मतलब यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये था, या फिर आप इससे समझ सकते हो कि भारत में जो मध्यम वर्गीय लोग था उनके लिए एक संस्था क्रिएट की गई थी कि भारत में जो मध्यम वर्ग लोग हैं वो जो है अपना छोटे छोटे जो पैसे हैं जो इकट्ठे करते हैं वो एकत्र करके जो हैं उनको जो है निवेश करें। तो निवेश की ओर आकर्षित करने के लिए या तो आप जो है म्यूचुअल फंड में लगा दे कहीं, म्यूचुअल फंड का मतलब आप समझ रहे हो ना, LIC वगैरह जो म्यूचुअल फंड है अलग अलग नाम से। तो UTI का मतलब है, या UTI जो बनाई गई थी कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अपने जो पैसे हैं उनके जो 1000 2000 3000 उसको एकत्र करें, उनको रखें ना घर में। क्या फ़ायदा, घर में रखने से कुछ नहीं होता है। उनको लें और उनको निवेश करें, इन्वेस्ट करें, उनसे आपका वो और ज़्यादा इकोनॉमी में भी रहेंगे। वो घर में रहेंगे तो वो इकोनॉमी में काम नहीं करते हैं, फिर वो तो एक तरीके से काला धन हो गया जो काम चलन में नहीं है, सरकार के घूम नहीं रहा सर्किल में। पैसा रख के कोई फायदा नहीं, इसलिए उसको जो है सर्किल में घुमाओ, देश की इकोनॉमी में घुमाओ, कैसे भी करके घुमाओ, निवेश के रूप में घुमाओ। तो 1964 में ये दो संस्थाएं आपकी, IDBI जो है 1964 में खुली, लेकिन RBI के कहने पर खुली है, RBI के सहारे खुली। इसी के साथ जो है 1976 में, मतलब कि कम से कम 10-12 साल बाद IDBI जो है एक सहयोगी संस्था के रूप में फिर RBI के साथ काम करने लगी। 1964 में भी RBI ने इसको खुलवाया था और 1976 में 10-12 साल बाद ये IDBI जो है RBI के साथ सहयोगी संस्था के रूप में काम करती रही या काम करना स्टार्ट किया। अगला जो है आपका FCI और APC, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। 1965 में अगले ही साल दो संस्थाएं खोली। FCI का मतलब ये है फूड कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कमीशन ऑफ इंडिया। तो फूड कमीशन ऑफ इंडिया या फिर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म में जो है FCI में फूड कमीशन ऑफ इंडिया ही आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना APC का मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो इसका जो फूड कमीशन ऑफ इंडिया का जो मतलब था, FCI का जो फुल मतलब था वो इसलिए था कि फूड को संरक्षित किया जाए। फूड को संरक्षित का मतलब जैसे देश में अकाल पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग, सूखा है, तो FCI का क्या काम था, जो सरकार क्या करती थी, जो कृषि जो करते थे उनसे जो है चीज़ें खरीद लेती थी और उसे भंडारित कर लेती थी अपने यहाँ पर, और फिर जो है ज़रूरतमंदों को पहुँचा देती थी। तो FCI का ये काम था, खाद्य सुरक्षा, मतलब एक तरीके से खाद्य सुरक्षा FCI। तो क्या करती थी, किसानों से खरीद के उसको अपने पास भंडारित कर लेती थी और ज़रूरतमंदों को पहुँचाती थी। APC मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, मतलब कि जो कृषि का जो है प्राइस तय करता था कि जो है आपके गेहूँ कितने कुंटल बिकना है, गेहूँ कितने रुपए कुंटल बिकना है, या फिर आपका चावल कितने रुपए कुंटल बिकना है जो किसान जो है बेचें उसको, या फिर गन्ना कितने रुपए कुंटल बिकना है। तो APC का काम ये था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो 1965 में ये ओपन हुई थी, इनके काम हो रहे थे अपने अलग अलग। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये काम कर रही हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ये मॉडल नहीं, सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी आई होप। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। 1962 में आप लोगों को पता होगा कि भारत और चीन का एक विकट युद्ध हुआ था, पता है ना। भारत में चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो उस टाइम पे भारत की उसने कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी का मतलब उसमें हम कहीं ना कहीं उससे पराजित हुए। उसने हमारे जो है बहुत जवानों को मारा, हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर दिया। तो भारत और चीन का युद्ध जो हुआ 1962 में, कितना, 1962 में भारत चीन युद्ध। और 1964 में एक और हमारा दुश्मन निकल कर आया, भारत और पाकिस्तान। तो मुझे बताओ, और एक और हमारे साथ इसी का दुश्मन जो है हमारे, जो आज भी है, अकाल सूखा पड़ गया। अब मुझे बताओ 1962 में चीन का युद्ध हो गया हमसे, 1964 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया हमारा, 1965 में हमारे देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, मतलब कृषि नहीं हो पाई जिस कारण। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमने अपने देश में लक्ष्य रखा था, किस चीज़ का, कि देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्फूर्तिमान बनाएंगे, अच्छे अच्छे लक्ष्य जो निर्धारित करने के लिए बोला था, वो क्या होंगे कबूल इन द सेंस कि या वो आपके परिपूर्ण हो पाएंगे या फिर वो अचीव कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी इम्पेडिमेंट आ चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। युद्ध में अगर कोई लड़ जाता है देश, तो उसकी आधी इकोनॉमी जो है डिजास्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोई भी देश जल्दी से युद्ध में नहीं पड़ना चाहता।
जैसे कि हमारे देश के लोग मांग करते रहते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो या फिर किसी भी देश को, अमेरिका को उड़ा दो, तो ऐसे नहीं उड़ाते हैं। ऐसे उड़ाओगे तो खुद भी उड़ेंगे, खुद का भी नुकसान है, तो वो नहीं कर सकते। जनता तो कुछ भी बोलेगी। तो इसलिए भारतीय चीन युद्ध और आपका भारत पाकिस्तान, इसकी वजह से हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है बड़ी बुरी तरीके से जो है बेकार हो गई। हम जो है योजना बनाने की स्थिति में भी नहीं रहे, मतलब योजना भी नहीं बना पाए आगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए जो है 96 के बाद जो हमने ग्रोथ रखा, एक टारगेट रखा था अचीव करने का, वो नहीं कर पाए, तो हमारी यहाँ पर इकोनॉमी डाउन हो गई। अब जो है हम अगली देखेंगे, समझ में आई होगी आई होप। अच्छा, इन तीनों योजना में जो है, इन तीनों योजनाओं में सरकार को ये कहा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पर काम करती थी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये है कि ऐसी योजनाएं जो अमीर लोगों को जो है अमीर करने की बात करती हो या अमीर लोगों के लिए ज़्यादा सोचती हो, ऐसी योजनाएं। उसमें यह कहा तर्क दिया गया है कि अगर अमीर लोग जो है बिजनेस करेंगे, अमीर लोग जो है व्यापार करेंगे, अमीर लोग जो है उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उससे जो है गरीबों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है ट्रिकल डाउन थ्योरी पर काम करती थी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब उसमें जो है अमीर वर्गों का ज़्यादा ध्यान दिया गया, गरीब वर्गों का नहीं दिया गया। और ये कहा गया कि अमीर वर्ग अगर अमीर होगा तो वो अमीर क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, उद्योग लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, कारखाने लगाएगा, जिससे किसको फ़ायदा होगा, गरीबों को, क्योंकि उसमें अमीर तो काम करेंगे नहीं, काम कौन करेगा, गरीब करेगा। तो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो अमीरों को क्या करती है, सुविधा मुहैया कराती है, उसके लिए कार्य करती है। अब आती है आपकी जो, क्योंकि आपको पता है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद या दौरान जब हमारे पास 2 युद्ध हो गए हमसे और हमारे यहाँ अकाल सूखा पड़ गया, तो हम अगली योजना बनाने की स्थिति में नहीं थे, अगली योजना बनाने की स्थिति में नहीं थे। तो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना ना आकर हमारी जो है योजना अवकाश आया 1966 से 1969 में। योजना अवकाश मतलब इस टाइम के पीरियड को 96 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 योजना अवकाश इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी जो योजनाएं बनती आ रही थी पंचवर्षीय योजना, इस बार वो नहीं बनी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, वो जो बनती आई थी इस बार वो नहीं बनी। तो उसको क्या बोल दिया, योजना अवकाश बोल दिया, मतलब कि जो प्लानिंग हॉलीडे, योजना अवकाश बोल दिया। ये जो बनती थी एक एक वर्ष के लिए बनती थी, एक एक वर्ष के लिए बनती थी, ठीक है। ओनली 96 से 97, 67 से 68, 68 से 69। इसमें एक हमारी जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, इसमें हमारी चीज़ है कि इस टाइम पे हमारी 1967 में हमारे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। जब हमारे यहाँ पर अकाल सूखा पड़ा तो उससे हमने सीख ली, तो हमने जो है अपने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया। विदेश में भी मिले, विदेशों की जो है पौध या फिर विदेशों के जो बीज हैं उनको यहाँ पर आकर हमने जो है काम करना, मतलब कि इसको अलग से पढ़ेंगे हम, इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। तो 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब हमारे देश की कृषि में एक उबाल आया। हमारी देश की क्रांति, कृषि का मतलब हमारे देश की कृषि में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसके कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसको क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ 1967 के टाइम पर। सूखा पड़ा था उससे पहले तो कुछ सीख तो मिलनी थी। तो योजना अवकाश इसको बोला जाता है। 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद जो है आपका इस टाइम पीरियड में ही आपका 1969 में पैसों का अवमूल्यन किया गया। पैसों का अवमूल्यन किया गया, अवमूल्यन, डिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, मनी डिवोल्यूशन। मनी अवमूल्यन का मतलब ये है कि अपने पैसों को पतला करना, अपने पैसों को कमज़ोर करना। अवोल्यूशन का मतलब ये, पैसों का अवमूल्यन मतलब कि जैसे रियाल में अगर देखा जाए, अगर हमारा 1 रियाल अभी 19 रुपये का है तो हमने अपने पैसे का इतना डेवोल्यूशन कर दिया कि 1 रियाल हमारे यहाँ 25 में चलेगा। कितने में चलेगा, 25 में चलेगा। मतलब और ज़्यादा पतला कर दिया हमने अपने रुपये को कि कोई हमें 1 रुपया दे देगा, 1 रियाल दे देगा सॉरी, तो हम उसे 25 रुपये देंगे। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ाने के लिए किया था ये एवोल्यूशन। ये दूसरा एवोल्यूशन था, दूसरा अवमूल्यन था, डिवोल्यूशन।
तो ये दूसरा डीएवल्यूशन था, अवमूल्यन था। ये किस लिए किया गया था? ये निर्यात बढ़ाने के लिए किया था। निर्यात का मतलब अगर हमारे देश में रियाल की कीमत बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये के रियाल के बदले आप जो है उन्हें 25 रुपये दे रहे हो, या फिर $1 के मुकाबले अगर 70 है, हम उसको 100 कर दें कि आप जो है $1 दो, हम आपको 100 रुपये देंगे। जैसे 70 है, हम 100 कर देंगे, हमने अवमूल्यन कर दिया, 100 रुपये देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, वो यहाँ से हमारे यहाँ से चीज़ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि उनको तो 1 रियाल में, हमारे यहाँ जो 100 रुपये में चीज़ मिलती है, उनको वहाँ $1 में $1 में मिल जाएगी। और सऊदी अरब वालों को जो 20 रुपये की चीज़ यहाँ पे मिलती है, उनको वो $1 में मिल जाएगी। मतलब कि निर्यात इससे बढ़ेगा, वो जो है यहीं से सारी चीज़ें मंगवाएंगे, जो विदेशी लोग हैं वो यहीं से चीज़ें मंगवाएंगे, इससे निर्यात हमारा बढ़ेगा, तो इससे हमारा फ़ायदा है। निर्यात बढ़ने से क्या है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी का मतलब समझते हो ना आप? विदेशी करेंसी। उस विदेशी करेंसी से हम भी व्यापार करेंगे, उस विदेशी करेंसी से हम भी कुछ विदेश से चीज़ें मंगवाएंगे, क्योंकि वो हमारा रुपया तो लेंगे नहीं। हमारे रुपये की इतनी जान नहीं ना, हमारा जो है रुपया रीजनल है, अभी हमारे देश की टेरिटरी में लगेगा। अमेरिका में जो कि रुपया दिखाने लगे आप, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में आपको डॉलर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है अमेरिका की करेंसी हार्ड करेंसी है, वो ग्लोबल करेंसी है। चाइना की भी ग्लोबल करेंसी बनने जा रही है, यूरोप की भी पाउंड जो है ग्लोबल करेंसी है। ग्लोबल करेंसी का मतलब सब जगह चलती है विश्व में, इन रुपया नहीं चलता है। तो इतना इसको आप बना लीजिए जल्दी। योजना आप कहाँ से हुई है? 1966 से 1969 तक बनाई थी, एक वर्ष के लिए बनती थी। 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। 96 हाँ, एक और चीज़, 1969 में आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। हालांकि मैं आगे भी लिखवा दूंगा, लेकिन इसमें ध्यान रखें 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब कि जो भी बैंक थे उनका क्या कर दिया था, नेशनलाइजेशन, सरकारी बैंक बना दिए थे सबको। 19 बैंकों का आपका जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे ना उस टाइम पे, तो वो सबको क्या कर दिया, गवर्नमेंट बैंक बना दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका, राष्ट्रीयकरण। इतना ही रखते हैं इसको या और